गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसके 3 वीडियो आपने पहले देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका चौथा वीडियो यानी कि पार्ट 4। पार्ट 4 में दूसरे नंबर का जो पॉइंट था वो था हिटलर का उदय। देखो, आपको बताया गया था कि हिटलर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम साल में लगभग 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में जर्मन की सेना में संदेशवाहक के रूप में ये शामिल हुआ था। जो सेना की अग्रिम पंक्ति होती है, उस अग्रिम पंक्ति में एक सेना का जो संदेशवाहक होता है वो दूसरी टुकड़ी को संदेश देता है कि अब अपन को आक्रमण करना है, पीछे हटना है, दाएं चलना है, बाएं चलना है। तो एक संदेशवाहक के रूप में शामिल हुआ था ये 1917-18 में जर्मन सेना में। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि उसने देखा कि 1919 में जो वर्साई की संधि हुई थी, उस वर्साई की संधि के अंतर्गत एक जर्मनी को एक अपमान की संधि करनी पड़ी थी। इसके पश्चात इन्हीं दिनों 1919 में हिटलर का जर्मन की राजनीति में हिटलर का उदय होता है। और हिटलर के उदय में हमको कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि 1919 ईस्वी में हिटलर ने एक पार्टी बनाई। एक पार्टी थी जिस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का हिटलर जो है वो एक सदस्य बना। लेकिन हिटलर जो था वो एक बहुत अच्छा वक्ता था और हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी देखा था कि किस प्रकार से जर्मन आर्यों का यहूदियों ने किस तरह से सफाया किया। तो इसी वजह से जो हिटलर था उसके मन में रोष था यहूदियों के प्रति, मित्र राष्ट्रों के प्रति, और उसको एक चिंता हमेशा ये सताती रहा करती थी कि जर्मनी ने इस वर्साई की संधि के अंतर्गत कितनी अपमानित संधि की है। वो कर्ज, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई, वो कर्ज तले दब गया वो जर्मनी। और फिर इतना सब कुछ हानि उठाकर भी फिर अब ये संधि जर्मनी को करनी पड़ी। तो उसे एक रात नींद नहीं आती थी, रात। तो इस प्रकार से यहीं पर उसने फिर क्या किया, 1919 में एक पार्टी ज्वाइन की। पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसका एक सदस्य बना ये। और फिर धीरे धीरे अच्छे वक्ता होने के कारण वो धीरे धीरे क्या है, इस पार्टी का एक प्रमुख सदस्य बन गया, उसका अध्यक्ष बन गया ये। और जब ये अध्यक्ष बन गया तो इसने फिर इस पार्टी का जो नाम है वो नाम कर दिया सोशलिस्ट पार्टी। और यही जब वो सत्ता में आया, जर्मनी का जब वो शासक बना, तो इसी पार्टी को उसने नाज़ी पार्टी के रूप में संबोधित किया। आपको बताएंगे हम आपको। देखो, 1919 में उसने एक पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी। उसका वो सदस्य बना, लेकिन अच्छे वक्ता होने के कारण वो बहुत कम समय में इस पार्टी का अध्यक्ष बन गया। और अध्यक्ष बनने के बाद में उसने इस पार्टी का नाम परिवर्तित करके और ये रख दिया सोशलिस्ट पार्टी। और जब जर्मनी में चुनाव हुए तो चुनाव होने के समय उसने क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदलकर और उसकी पार्टी का नाम रख दिया नाज़ी पार्टी। तो नाज़ी पार्टी के जो अध्यक्ष थे या जो प्रवर्तक थे या जो प्रणेता थे वो थे एडोल्फ हिटलर। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जर्मनी जो था वो वर्साई की संधि के बोझ तले दब रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब चल रही थी। इसी वजह से जो जर्मनी में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी पैदा हो गई। गरीब हो गए लोग, बैंकों का दिवालिया निकल बैंक जो है वो दिवालिया हो गई,
दिवाला निकल गया उनका, बैंक में पैसा ही नहीं है, ना तो कोई पैसा जमा करा रहा, ना बैंक के पास में पैसा आ रहा, बैंक दिवालिया हो गई। जिन किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया था उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की हो गई कि वो अपने कर्जे को चुका ही नहीं सकते थे, बैंकों के पास में पैसा आना बंद हो गया, तो बैंकों का दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गए बैंक। ऐसी स्थिति में देखो 1929 में चुनाव हुए। मैंने आपको यहाँ बताया था कि एडोल्फ हिटलर एक पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, मजदूरों की पार्टी में शामिल हुआ, उसका सदस्य बना, लेकिन अच्छे वक्ता होने के कारण वो बहुत जल्दी उसका अध्यक्ष बन गया इस पार्टी का, और उसने उस पार्टी का नाम परिवर्तित कर लिया सोशलिस्ट पार्टी। और जब ये सोशलिस्ट पार्टी को पूरे जर्मनी में बहुमत मिला, उसने अपने विचारों के अपने विचार जो थे इस पार्टी के माध्यम से जर्मन की जनता के समक्ष रखे कि इस तरह की जो संधि है जिसके तले हम दबे हुए हैं, तो उस संधि, ये संधि जो है वो अपमानजनक संधि है, हम इस प्रकार से बहुत अधिक दिनों तक नहीं जी सकते। तो इसके जो विचार थे, हिटलर के जो विचार थे, उनको सुनकर जर्मनी की जनता को ये लगता था कि ये व्यक्ति हमारे लिए मसीहा बनकर आया और ये हमें इन सारी चीजों से निकाल कर रख देगा। तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो इसकी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े, उनके विचारों को मानने लगे। और फिर इसने क्या किया कि जैसे जर्मनी में चुनाव हुए 1929 में, तो उसने अपनी सोशलिस्ट पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। परंतु 1929 में जो चुनाव हुए, उस चुनावों में कुल बहुमत का, यानी कि कुल मतों का 2.6% ही इस पार्टी को मत प्राप्त हो पाए। 2.6% मत मिले थे इसको 1929 में। और इसके बाद भी जब 1932 में चुनाव हुए, तो 1932 में जब चुनाव हुए तब तक इन 3 सालों में इस पार्टी को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि ये पूरे जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। और 3 साल बाद में ही इस पार्टी को लगभग 37% मत, कुल मतों का 37% मत इस पार्टी को मिल गए, क्योंकि लोगों का ये विश्वास था, लोगों का ये मानना था कि ये व्यक्ति हमारे लिए मसीहा बनकर आया, जो हमको हमारे दुख दर्दों से निकाल कर रह गए, यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लेके आ जाएगा ये व्यक्ति। तो लोग इसके विचारों से जुड़ने लगे, इसको मत दिया। 37% जो मत है, पूरे कुल मतों का 37% मत इस अकेली पार्टी को मिले, नाजी पार्टी को। और इसके बाद में है कि उसके बाद में जब इस पार्टी को बहुमत मिल गया, सरकार बन गई, तो उसने लोगों को गोलबंद करने के लिए, गोलबंद मतलब लोगों को सपने दिखाने शुरू किए कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं अब, क्योंकि अब तक ये लोग वर्साई की संधि का पालन कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने वर्साई की संधि का पालन करना बंद कर दिया। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया इसने, अपने वक्त, अपने भाषणों के माध्यम से उसने लोगों को लामबंद करने के लिए, गोलबंद करने के लिए, एकता का भाव पैदा करने के लिए उसने रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, जनसभाएं आयोजित की, जिससे लोग उसके विचारों से जुड़े। और जुड़ने के पश्चात फिर क्या हुआ कि लोकतंत्र का ध्वंस होगा। इस पार्टी को 37% मत मिले 3 साल बाद भी। अब जो लोकतंत्र चल रहा था, जिस प्रकार से लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर, जनता की मांगों को ध्यान में रखकर सरकार शासन करती है, अब उसमें वो भावना जो है वो समाप्त हो गई। कैसे कि 30 जनवरी 1933 को, क्योंकि इस पार्टी को 37% मत मिले थे टोटल मत में, तो इसके जो एमएलए एमपी जो थे पार्लियामेंट में, जो इसकी संसद होती है, जर्मनी की जो संसद थी उसका नाम था राइक्सटैग, और राइक्सटैग में कुछ प्रतिनिधि जो थे वो नाजी पार्टी के थे। अब क्या हुआ कि 30 जनवरी 1933 ईस्वी को यहाँ का जो प्रधानमंत्री था हिंडनबर्ग, उसने क्या किया कि हिटलर को चांसलर बना दिया। चांसलर जो होता था वो मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद, जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्री का पद होता है सबसे बड़ा, इसी प्रकार से
जर्मनी के मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे बड़ा पद होता था। यहाँ जर्मनी के जो प्रधानमंत्री थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया 30 जनवरी 1933 को। और इसके बाद में जैसे वो चांसलर बना, चांसलर बनने के बाद में उसने जर्मनी में कौन-कौन सी चीजों में परिवर्तन किया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली उसने। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, समाचारों के माध्यम से भी, और बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है वो। एक काम तो उसने ये किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली। प्रेस यानी कि समाचार पत्रों में जो छापते हैं अपने विचारों को, उसकी स्वतंत्रता छीन ली। और सभा करने की आजादी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या कोई भी संगठन बिना सरकार की आजादी के कहीं पर भी कोई सभा आयोजित नहीं कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की उन्होंने स्वतंत्रता छीन ली। और इसके बाद में जो कम्युनिस्ट थे, समाजवादी जो लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, चांसलर हिटलर का। हिटलर का विरोध किया तो हिटलर ने इनको जेल में डाल दिया, कम्युनिस्टों को। जिन लोगों ने सरकार का विरोध किया, हिटलर का विरोध किया, उनको जेल में डाल दिया गया। और 3 मार्च 1933 को इनबलिंग एक्ट लागू किया गया। इनबलिंग एक्ट क्या था? देखिए, इनबलिंग एक्ट ये था, जर्मनी में इनबलिंग एक्ट, इनबलिंग एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है? देश का जो शासक होता है वो तानाशाह हो जाता है। यानी कि वो किसी की सलाह मशवरा नहीं मानेगा, किसी की सलाह नहीं पूछेगा, वो खुद जो चाहेगा वो करेगा। वो किसी का नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर। और ये लागू किया गया इनबलिंग एक्ट। कब लागू हुआ ये हुआ 3 मार्च 1933 को। 3 मार्च 1933 ईस्वी को ये इनबलिंग एक्ट लागू हुआ। अब तानाशाह बनने के बाद में वो वर्साय की संधि का पालन नहीं करेगा। सारी संधि की जो शर्तें थी, जैसे सैनिक तैयार नहीं करने हैं, सैनिक संधि नहीं करनी है, फिर भी करेगा वो। मित्र राष्ट्रों का जर्मनी की खानों पर जो अधिकार है वो उसको हटवा देगा। 6 अरब पाउंड जो कर्जा है, जो किस्तों में देना है मित्र राष्ट्रों को, वो देना वो बंद करेगा और नई सेना तैयार करेगा। ये इस इनबलिंग एक्ट के बाद में जब तानाशाही शासन स्थापित कर दिया जर्मनी ने, इसके बाद में वो वर्साय की संधियों का पालन नहीं करेगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक तानाशाह शासन की जर्मनी में 3 मार्च 1933 को। किस एक्ट के माध्यम से? इनबलिंग एक्ट, जो पारित हुआ था 3 मार्च 1933। इसके बाद पुनर्निर्माण होगा जर्मनी का, जिसके अंतर्गत सबसे मेन चीज जो थी जर्मनी में, वो वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और इसके साथ साथ में बैंकों का दिवाला निकल चुका था, बैंक दिवालिया हो चुके थे। अब हिटलर के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती थी, राजकोष को भरना था, अर्थव्यवस्था को सुधारना था, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आना था। और इसके लिए उसने कुछ उपाय किए। और उसने क्या किया? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक अर्थशास्त्री का सहारा लिया, और जिसका नाम था झाल्मर शाफ्ट। ये एक अर्थशास्त्री थे, इनका सहारा लिया। और इन अर्थशास्त्रियों की मदद से उसने क्या किया? 100% उत्पादन और 100% रोजगार, ये नियम लागू किया, लोगों को काम दिया। मील फैक्ट्री कारखानों में काम दिया गया, जिसमें ये रखा गया, निश्चित निर्धारित किया गया, एक दिन में आपको इतना उत्पादन करना है, इतना उत्पादन करने पर आपको इतनी पेमेंट मिलेगी एक दिन की। ये था 100% उत्पादन और 100% रोजगार।
प्रत्येक व्यक्ति को कार्य दिया गया, और जिससे झालमार शाक्त जो थे वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हिटलर की मदद की जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारने में, और उसने नियम लागू किया 100% उत्पादन और 100% रोजगार, जिसके माध्यम से जर्मनी में जो है पुनर्निर्माण हुआ, लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, और रोजगार के साथ साथ में जो जर्मनी का उत्पादन था वो बढ़ा, वहां की राष्ट्रीय आय बढ़ी। आज के लिए इतना ही, और हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।